नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की। तो नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को बंगाल में। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े और अग्रणीय नेता थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इन्होंने पूर्वी भाग से भारत के पूर्वी तरफ से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए काफ़ी बड़े भूभाग को जीत भी लिया था। और इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी का आरंभिक जीवन कटक में बीता। कटक उस समय आज उड़ीसा में है, लेकिन उस समय बंगाल में ही था। तो इनका परिवार कायस्थ परिवार था। इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और पहले वो सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में इन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी लोग 14 भाई बहन थे, जिसमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे, और सुभाष उनकी 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1909 तक पूरी कर दी थी और 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में ऑनर्स बीए ऑनर्स किया और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया और इन्होंने जल्द ही आईसीएस की नौकरी भी छोड़ दी। इन्होंने 1921 में आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1921 में ही महात्मा गांधी के साथ इनकी मुलाकात हुई और गांधी जी ने इन्हें सलाह दी कि ये दास बाबू के साथ जाकर काम करें। तो ये कलकत्ता जाके दास बाबू के साथ काम करने लगे, क्योंकि 1921 के दिनों में दास बाबू असहयोग आंदोलन में बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और सुभाष जी भी इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना की और इसी साल इन्होंने कलकत्ता नगर महापालिका का चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीतकर कलकत्ता में महापौर बन गए और उन्होंने सुभाष बाबू को महापालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के अंतर्गत युवा इंडिपेंडेंट लीग शुरू करी। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया और तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए, तो कलकत्ता में सुभाष ने इसका नेतृत्व किया। 1928 के अधिवेशन में जब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने खाकी वर्दी पहनकर उन्हें सलामी दी और पूर्ण स्वराज की मांग करने को कहा। लेकिन उन दिनों तक कांग्रेस भी और महात्मा गांधी भी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। कांग्रेस और अंग्रेज भी डोमिनियन स्टेट की बात पे सहमत हो रहे थे, लेकिन जो युवा नेता थे, भगत सिंह हो गए या सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, तो ये लोग डोमिनियन स्टेट की डोमिनियन स्टेट के लिए तैयार नहीं थे। उनको टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, पूर्ण स्वराज। 1930 में जब कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब तय किया गया कि 26 जनवरी को ये अधिवेशन के दिन ये तय किया गया कि भारत पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। और इसी वजह से 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान भी लागू किया गया और 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस जी कई बार जेल गए। 1925 में जेल गए और वो 1930 तक जेल में ही थे, जब वो कोलकाता के महापौर चुने गए थे। 1932 में फिर उन्हें कारावास हुआ और इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत खराब होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाने के लिए राजी हो गए, जो जेल कर्मचारी थे। 1933 से 36 तक वो यूरोप में रहे और वहाँ वो इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी काफ़ी देशों में घूमे। यूरोप प्रवास के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस जी को विट्ठल भाई पटेल मिले और विट्ठल भाई पटेल ने उन्हें अपनी सारी संपत्ति वसीयत उनके नाम करी। लेकिन बाद में जब विट्ठल भाई पटेल की मृत्यु हो गई, तो सरदार पटेल ने इस वसीयत को नहीं स्वीकारा।
और बाद में इस पे मुकदमा भी लड़ा गया और बाद में जब सरदार पटेल मुकदमा जीत गए तो उन्होंने ये सारी संपत्ति गांधी हरिजन सेवा कार्य के लिए भेंट कर दी थी। 1934 में वो जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो कराची से होते हुए कोलकाता गए और जब वो कलकत्ता पहुंचे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया था और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वापस यूरोप भेज दिया। जब सुभाष बोस ऑस्ट्रिया में थे 1934 में, तब उन्हें एक पुस्तक लिखने के लिए एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी तो उन एक महिला मित्र एमिली सेकर मिली और उस महिला मित्र ने उनको पुस्तक टाइप करने में मदद करी। और जो एमिली थी बाद में उन्होंने उसी महिला के साथ हिंदू पद्धति के साथ विवाह किया और उनको उनकी एक पुत्री का भी जन्म हुआ। तो उनकी पुत्री का नाम अनीता था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया और सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता की। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनित के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजा और आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने भारत स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया। तब लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे थे, मगर इस घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि सुभाष ने न तो जापान की कठपुतली थे और न ही फासिस्ट थे। 1938 में जब उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया तो उनकी कार्यपद्धति से काफ़ी लोग नाखुश थे, तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तब सुभाष जी चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति बन जाए जो इस मामले को आगे बढ़ाए और बिल्कुल झुके नहीं। जब उन्हें इस टाइप का कोई व्यक्ति नहीं मिला तो उन्होंने खुद अध्यक्ष बनने की सोची, लेकिन गांधी ने विरोध किया तो उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया और गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टा भी सीतारामैया को चुना। लेकिन जब चुनाव हुआ तो सुभाष बोस को 1580 मत मिले और सीतारामैया को 1377 मत मिले। लेकिन फिर भी चुनाव जीतने के बाद भी जब गांधी ने विरोध किया तो सुभाष बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की और कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया। जब उन्हें 1939 में खबर मिली कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला है तो उन्होंने घोषणा की थी कि इस भारत को स्वतंत्र करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन बाकी कांग्रेसी इस बात से सहमत नहीं थे। 1941 में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और वो एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में घर से निकलकर अफ़गानिस्तान से होते हुए मॉस्को पहुँचे और मॉस्को से ये बाद में बर्लिन पहुँच गए। बर्लिन जाकर इन्होंने हिटलर से मुलाकात की और आज़ाद हिंद फौज की जो भावनाएं थी, जो वो चाहते थे कि वो भारत को स्वतंत्र करने में मदद करे, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव हिटलर के सामने रखा। हिटलर से थोड़ी बहुत सहायता मिली, लेकिन उसके बाद ये वहाँ से निकल के पूर्वी एशिया पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर ये सबसे पहले रास बिहारी बोस से मिले, जो स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाल रहे थे। सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंप दिया था। तो वहाँ से इन्होंने जब अंडमान निकोबार इन्होंने सबसे पहले जीता। उससे बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते इम्फाल और कोहिमा तक पहुँच आए थे। जब ये कोहिमा तक पहुँचे तो यहाँ आके अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी हुआ और फौजों को पीछे लौटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को जो इन्होंने अपना संबोधन रेडियो पे दिया था तो इन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं जापान की मदद आज़ाद हिंद और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य से लिया था। और इसी भाषण में इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता भी कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे और इसी यात्रा के दौरान कहा जाता है कि उनका निधन हुआ। तो इस तरह से ये भारत के एक महान सेनानी थे जिन्होंने देश जो
कई विद्वानों ने ये भी कहा कि ये भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी अपनी कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अगर वो लंबे समय तक जिंदा रहते तो भारत की दिशा और दशा हो सकता है कुछ और होती।